कैडेट्स, मैं अंडर ऑफिसर रितु रानी, आरजीपीजी कॉलेज मेरठ, 22 यूपी एनसीसी गर्ल्स बटालियन। आज जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है बाधा प्रशिक्षण एवं साहसिक क्रियाकलाप। देखो कैडेट्स, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एनसीसी के पेपर में प्रत्येक टॉपिक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको प्रत्येक टॉपिक में पास होना, पेपर में आए सभी पार्ट्स में पास होना अनिवार्य है। अगर आप किसी एक पार्ट में फेल हो जाते हो तो आप पूरे पेपर में फेल हो जाते हो। तो इसलिए आप प्रत्येक चैप्टर की महत्ता को समझें और प्रत्येक चैप्टर को उतनी ही गहराई से पढ़ें जितने आप सभी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो कोई भी इसमें पूरे एनसीसी के पेपर में प्रत्येक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई चैप्टर अगर कोई ज़्यादा बड़ा है तो आप ये ना समझें कि ये इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई छोटा है तो ये ना समझें कि ये तो इसका तो कम पोर्शन आएगा या फिर इसमें से इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो छोड़ दें। आप प्रत्येक चैप्टर पे आप पूरा ध्यान दें। तो आज जो चैप्टर है उसमें है बाधा प्रशिक्षण एवं साहसिक क्रियाकलाप। तो पहला प्रश्न यही आता है कि बाधा होती क्या है। तो जो एनसीसी में वैसे तो बहुत प्रकार की बाधाएं होती हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, पर जो बाधाएं होती हैं, ऑब्स्टेकल जो होते हैं, ये एनसीसी और आर्मी में निश्चित होते हैं। इनकी निश्चित मेजरमेंट होती है, अर्थात इनकी एक निश्चित ऊंचाई होती है, एक निश्चित चौड़ाई होती है, एक निश्चित मोटाई होती है। इनके करने की जो विधि होती है वो भी निश्चित ही होती है। आप इसी विधि से इन्हें करेंगे तो ये अच्छे प्रकार से मानी जाएंगी, या फिर और इसकी एक प्रतियोगिता भी होती है। जो भी टीम या फिर जो भी कैडेट्स इन्हें पूरी अच्छी तरीके से और एक कम समय में पार करता है वो विजेता घोषित होता है। एक निश्चित पर्टिकुलर विधि के द्वारा, एक नियमित विधि के द्वारा। क्योंकि कुछ कैडेट्स गलती कर देते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें कूदने वाली आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको चढ़ाई वाली आती हैं, तो बच्चे गलत तरीके से उसे प्रयोग करते हैं, गलत तरीके से चढ़ते हैं, तो वहाँ पर मार्क्स कटने का चांसेस रहते हैं। तो प्रत्येक बाधा को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमेशा पूछा ही जाता है कि बाधाओं की संख्या कितनी होती है। तो बाधाओं की संख्या होती है 10, जिसमें से फर्स्ट, अगर आप बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपसे इनके संख्या पूछी जाएगी, और सी में थोड़ा सा डीप पूछा जाता है तो आपसे इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इनके नामों से। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, और ध्यान रहे ये जो 10 बाधाएं होती हैं वो आप क्रम में ही याद करें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आगे पीछे ना होकर अगर क्रम से लिखी जाती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये क्रम से ही आपको पार भी करनी होती है। आपको इन्हें क्रम से ही क्वालिफाई करना होता है। तो क्रम याद रखें, इनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इन 10 बाधाओं में कि आप इनका क्रम याद रखें। सबसे पहले आता है स्ट्रेट बैलेंस। स्ट्रेट बैलेंस क्या होता है उसकी माप सुन लीजिए, क्योंकि माप पूछी जाती है सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में। यह 3 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ा और 12 फुट लंबा एक तख्ता होता है जो 2 पोल पर रखा हुआ होता है। एक पोल आगे, एक पोल पीछे, उसके ऊपर ये रखा हुआ होगा। 3 इंच मोटा होता है, 4 इंच चौड़ा होता है और 12 फुट लंबा होता है, जिसे आपको अपने दोनों हाथ ऐसे करके, जिससे आपका बैलेंस बना रहे, आपको ऐसे अपने हाथ दोनों करके क्लियर करना होता है। देखो, ध्यान रहे कि आपका वो जो शूज़ होगा जो आप डीएमएस पहनते हो, वो उस पर जब रखा जाएगा तो उसकी चौड़ाई बस इतनी ही होती है कि आपका शूज़ रखा जा सके, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आपका ध्यान रखें कि पूरा मस्तिष्क और जो बॉडी का बैलेंस है आप बना कर रखें, जिससे आप अच्छे से उसे क्लियर कर सकें, वरना आपके गिरने के चांसेस होंगे तो आपको चोट लग सकती है। फर्स्ट आता है इसमें स्ट्रेट बैलेंस हो गया है। सेकंड आता है क्लियर जंप। क्लियर जैसे इसका नाम है वैसे ही ये बिल्कुल सेम ऐसी ही है। क्लियर जंप, आपको एक जंप करनी होती है, और मतलब एक पोल होता है, 2 पोल पर एक तख्ता या फिर कोई बांस या फिर कोई बल्ली रखी हुई होती है, जिसे आपको क्लियर करना होता है। इसकी मेजरमेंट सुन लीजिए। जो इसका धरातल से ऊंचाई होती है वो 2.5 फुट की ऊंचाई पर होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई तो नहीं दी गई है, परंतु एक बीम होती है या फिर आप कुछ भी रख सकते हो, बस ये धरातल से या फिर पृथ्वी से 2.5 फुट की ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिसे आपको कूद के पार करना होता है। इस पर पैर नहीं रखा जाता, तो इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है। फिर आता है थर्ड नंबर पर जिगजैग। इसका भी नाम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। जिगजैग का मतलब ऐसे ऐसे जो करके लाइन बनती है। ध्यान रहे जिगजैग थोड़ा सा चढ़ाई में होती है और थोड़ी टेढ़ी होती है, तो आप इसमें भी अपने हाथ फैला सकते हैं जिससे आपके शरीर का बैलेंस बना रहे। तो जिगजैग
ज़मीन से 1.5 फुट की ऊंचाई पर होती है और फिर थोड़ी सी ऊपर बढ़ती चली जाती है। इसमें 3 बीम होती हैं, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब 3 बीम होती हैं जो आपको जिगजैग बनाती हैं, अपना जेड आकार बनाती हैं। इसमें 3 इंच चौड़ी भूमि से 1.5 फुट ऊंचाई पर एक के बाद एक टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में बीमें लगी हुई होती हैं, तो जिन्हें आपको क्लियर करना होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपको अपने हाथ फैलाने हैं और ये ध्यान रखना है कि आपका पैर उधर या इधर ना पड़े, जिससे आपकी गिरने की संभावनाएं कम रहें। इसकी कुल लंबाई 28 से 30 फुट तक हो सकती है, लंबाई जो होगी 28 से 30 फुट होती है। फिर 4th नंबर पे आता है हाई वॉल। हाई वॉल से भी आपको इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऊंची दीवार, 6 फुट ऊंची दीवार होती है जो 12 फुट लंबी होती है। 6 फुट ऊंची दीवार और 12 फुट लंबी होती है। जो कैडेट्स आता है वो दौड़ कर आए, उछलकर उस पर हाथ रखे और एक साइड से दाहिना पैर या बाएं पैर उस पर रख के आगे कूद जाए, और ध्यान रहे कि दोनों पैर एक साथ जमीन पर नीचे आए, अन्यथा आपके पैर में चोट लगने की संभावना रहती है। फिर 5th आता है डबल डिच। डबल डिच का मतलब होता है खाई, तो डबल डिच का मतलब 2 खाइयों का आपको पार करना होता है। तो इसमें आता है जो 6 से 8 फुट लंबी होती हैं, 4 से 5 फुट तक चौड़ी होती हैं और 3 से 4 फुट तक गहरी होती हैं। ये 2 खाई होती हैं। आप पहले ऐसे कूदोगे, फिर बीच में एक जगह बनी होगी जहाँ पर आप पैर रखोगे, और फिर सेकंड टाइम फिर से आप सेकंड वाली को कंप्लीट करोगे। इन दोनों के बीच 9 से 12 इंच का फासला होता है, और 9 से जो 12 इंच का फासला होता है उस पर आप अपना पैर रखकर सेकंड को क्लियर करते हो कि आपने फर्स्ट किया तो आप उस स्थान पर रुकेंगे, और फिर सेकंड टाइम में आप सेकंड डिच को कंप्लीट करेंगे। फिर 6th नंबर पे आता है राइट हैंड वॉल, और फिर 7th नंबर पे आता है लेफ्ट हैंड वॉल। देखो राइट हैंड वॉल और लेफ्ट हैंड वॉल बिल्कुल सेम होती है कि आपको एक पोल दिया होता है या फिर दीवार बनी होती है, उस पर अपना राइट हैंड करके बिना पैरों को दीवार से टच करे जंप करनी होती है, और दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों पैर एक साथ ज़मीन पर रखने होते हैं। ऐसे ही राइट में होता है और ऐसे ही लेफ्ट में होता है। फिर आती है आपकी गेट वॉल। गेट वॉल में मैं आपको बताती हूँ, 4 पोल ऐसे खड़े होते हैं, सीधे सीधे खड़े कर दिए जाते हैं, और फिर उनके ऊपर एक उन पोल के बीच में और एक उन पोल के ऊपर 2 बल्लियाँ रखी जाती हैं। गेट वॉल में क्रम से है, पहली बल्ली जो रखी जाएगी वो 3 फुट पर रखी जाएगी और दूसरी बल्ली जो होगी वो 5 फुट पर रखी जाएगी। जब आप इधर की साइड से जा रहे होते हो तो आप पहली बार में 3 फुट वाली जो बल्ली होती है उस पर पैर रखकर ऊपर चढ़ सकते हो, परंतु उतरते समय आपको 5 फुट वाली जो बल्ली होती है उससे सीधे नीचे कूदना होता है, अर्थात पैर नहीं रखना होता है। और उसकी एक निश्चित विधि होती है, जो भी आप बटालियन जाए या फिर आपका कैंप हो, जब भी आपकी कोई प्रतियोगिता होती है तो आप वहाँ पर आपने देखना, इसकी एक निश्चित विधि के द्वारा इसमें जंप लगाई जाती है। ये थोड़ा ध्यान देना होता है इस पर, गेट वॉल पर। फिर 9th नंबर पर आती है रैंप जंप। रैंप में क्या होता है कि आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी होती है। जब आप चढ़ते हो तो आप चढ़ाई पे चढ़ते हो, परंतु जब आप कूदते हो नीचे में फिर जंप करते हो तो बिल्कुल सीधी दीवार होती है और आप उस पर अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए तुरंत नीचे जंप करनी होती है, जिसकी माप मैं आपको बता देती हूँ। एक बाधा 15 फुट लंबा आप चढ़ोगे उस पर, वो 18 फुट चौड़ा होगा और 4.5 फुट ऊंचा होगा। जहाँ से आप जंप करोगे वो 4.5 फुट ऊंचा होगा, तो आपको दोनों पैरों को मिलाते हुए जंप कर देना है। और जो इसमें लास्ट होती है वो आती है स्ट्रेट बैलेंस। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले की ही तरह होती है। इसमें आपके फर्स्ट वाले की तरह ही आपको चलना होता है और दोनों हाथों को अपने फैलाकर अपना बैलेंस बनाएं और आप कंप्लीट कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉयज़ पूरे 10 की 10 मतलब 10 ये बाधाओं को क्लियर करते हैं, लेकिन गर्ल्स इनमें से 7 को या 8 को कंप्लीट करती हैं। परंतु अगर कोई गर्ल्स ऐसी है जिसकी शारीरिक क्षमता अच्छी है या फिर बिल्कुल जो पहले से अपना फिर गेम्स वगैरह में रहती है, वो 10 की 10 भी क्लियर कर लेती है। परंतु गर्ल्स के लिए 7 और बॉयज़ के लिए इसमें से 10 बाधाएं निश्चित की गई हैं। जब अब ये 10 की 10 बाधाएं खत्म हो चुकी हैं, इसका जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि ये बाधाएं क्यों आवश्यक होती हैं। जो बाधाएं उसमें से 3 प्रश्न बनते हैं। बाधाओं की संख्या बताइए, बाधाएं कौन कौन सी हैं वो बताइए, और ये बाधाएं क्यों आवश्यक है।
आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने के लिए बाधाएं करवाई जाती हैं, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। आपने प्रत्येक उसमें देखा होगा कि आपको संभल कर चलना है, ज़्यादा जगह आपको नहीं मिलती है, तो आप अपना माइंड पूरा उस अपने पैरों पर, अपने बॉडी के संतुलन पर रखें, अपने बॉडी को बिल्कुल टाइट करके रखें, जिससे आप अच्छे से चल पाएँ और अच्छे से जंप कर पाएँ, दोनों पैरों को मिला कर रखें। तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर इसमें बताया जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर आप में देखा जाता है, आप कैसे चल रहे हैं, आपके कूदने का तरीका क्या है, आपके चढ़ने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। तो माइंड और बॉडी का संतुलन बनाने के लिए, फिर आप में हिम्मत को और प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आपको जब बाधा को क्लियर कर रहे हो तो वही बाधाएं, और भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनका एक हिम्मत से सामना और डट कर सामना करने के लिए भी ये दी जाती हैं चुनौतियाँ, ये कराई जाती हैं आपको। सामान्य मानव जीवन में भी आपको इनके थ्रू एक सशक्त नागरिक बनाया जाता है। फिर इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है वो है साहसिक क्रियाकलाप, एडवेंचर ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो आपका टॉपिक होता है। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि एडवेंचर ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो कैडेट्स आप लिखोगे एडवेंचर ट्रेनिंग 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले भूमि, सेकंड जलीय, तीसरी वायु में होने वाली ट्रेनिंग। जो साहसिक क्रियाकलाप है वो एक वायु संबंधित होती है, एक भूमि संबंधित होती है, एक जलीय संबंधित होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। अगर आप बी के लिए करोगे तो ये टाइप्स पूछे जाएंगे कि कितने प्रकार की, और अगर आप सी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं आपके, कि आप कोई 4 जलीय क्रियाएं बताइए, कोई 4 आप भूमिगत से बताइए, या फिर कोई आप वायु से संबंधित बता सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इनका उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक क्रियाकलाप क्यों कराए जाते हैं। तो इसमें जो आप फर्स्ट नंबर पे लिखोगे वो है एक कैडेट में या फिर एक सैनिक में साहस, जिज्ञासा, खोज, व्यवहारिक जांच परख करने की भावना को प्रोन्नत करना, उसमें जागृत करना। ये साहसिक क्रिया अगर आप क्रियाकलाप करोगे तो आपके अंदर अगर पहले से तो वही पर्सन करेगा जिसके अंदर पहले से साहस है। और अगर एनसीसी कैडेट में सभी से करवाया जाता है तो जिन बच्चों में थोड़ी सी साहसिक कमी होती है वो और उसे सीखते हैं, आसपास के बच्चे कर रहे होते हैं तो उन्हें और मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी ये करूं, तो वो साहस की ओर उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है। फिर आता है सहन शक्ति। आप अगर आपको कोई टारगेट दिया गया, आप उस पर चल रहे हो, आप कहीं गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो आप उसे भी सहन करके आगे बढ़ते हो, आपकी सहन शक्ति और बढ़ती है, दौड़ने की, चलने की, या फिर किसी भी चीज़ की हो सकती है। आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाता है जब आपको लगता है कि कोई लक्ष्य आप बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा परंतु आप उसे प्राप्त कर लेते हो, तो आप में सहन शक्ति, आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आप टीम भावना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साहसिक क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो आप सिंगल पर्सन नहीं कर सकते, आपको टीम के साथ ही करना होगा। जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई होती है, कभी भी कोई सिंगल पर्सन नहीं जाता है, पूरी टीम जाती है। तो आप में टीम के कितने सदस्य हैं, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है एक पर्सन की होती हैं, तो वो आपको सभी को मेंटेन करके एक अपनी टीम का संगठन करके आपको आगे बढ़ना होता है। तो टीम भावना आपको सिखाई जाती है। फिर जगह जगह से लोग ये क्रियाकलाप करने आते हैं, तो आप दूसरे लोगों की भाषाएं सीखते हैं, उनका कल्चर पता चलता है, उनके बात करने का तरीका, उनकी मानसिक शक्ति, उनका सोचने समझने का तरीका क्या है वो आपको पता चलता है। आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो तो आपकी वार्तालाप और अच्छी होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ये सभी करने के लिए। और जब आप क्रियाकलाप करने जाते हो, हमेशा ये जो साहसिक क्रियाकलाप होती हैं ये आपको घर पे नहीं मिलेंगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो आप अपने देश की चीज़ों को देखेंगे, आपके अपनी प्रकृति को देखेंगे, जिससे आपको प्रकृति प्रेम होगा। पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता दोनों के ऊपर आपको ध्यान देने का मौका मिलेगा कि ये क्या है और हम इसमें किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, या फिर ये पहले कैसी थी या अब कैसी हो गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको जानने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आप इस चीज़ को करके। तो यही एनसीसी कैडेट्स को इसमें साहसिक क्रियाकलाप जो वो करते हैं क्या लाभ मिलते हैं, इसमें भी बिल्कुल सेम यही आते हैं कि आपकी मानसिक जो क्षमता है वो बढ़ती है, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ोतरी होती है, आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप एक चीज़ या फिर एक कार्य करके बहुत बोर हो जाते होंगे, तो आपको एकदम नई चीज़ मिलती है, तो आपको एडवेंचर मिलता है, आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, मानवीय गुणों की बढ़ोतरी होती है आपके अंदर, आप लोगों के साथ रहते हो और कष्टों का सामना करना सीखते हो, आप मुसीबत का सामना करना सीखते हो, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक क्षमता बढ़ती है, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो यही सब इसके लाभ हैं कि जो साहसिक क्रिया होती है उसके क्या लाभ हो सकते हैं, ये इसके लाभ है।
अब जो इसका लास्ट टॉपिक आता है वो होता है कि कौन सी भूमिगत क्रियाकलाप है, कौन सी वायु से संबंधित क्रियाकलाप है और कौन सी साहसिक आकाशीय संबंधी क्रियाकलाप है, आकाशीय संबंधी क्रियाकलाप है या फिर जलीय संबंधित क्रियाकलाप है भूमिगत, कौन कौन सी आपकी इसमें कौन सी चीज़ किस में रखी गई है वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आता है भूमिगत क्रियाकलाप। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है साइकिलिंग। साइकिलिंग जो आप सभी जानते होंगे, साइकिलिंग करते हैं। ट्रैकिंग, आप कहीं भी ट्रैकिंग करने जा सकते हो, आप सैटरडे संडे भी जा सकते हो या फिर अपने हॉलीडेज़ में भी जा सकते हो। फिर आता है पर्वतारोहण, जो लोग दूर दूर जाते हैं पर्वतारोहण करने के लिए, अब अपने शौक के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पर कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक साहसिक क्रियाकलाप है। एनसीसी के थ्रू भी बहुत सारी जगह साहसिक क्रियाकलापों के लिए बच्चों को भेजा जाता है। फिर आता है चट्टानों पर चढ़ना। चट्टानें छोटे छोटे पर्वत या पहाड़ होते हैं जिन पर आप चढ़कर पहले आप ट्रेनिंग लेते हो कि हाँ बड़े पर्वत पर कैसा चढ़ा जाए, जो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाता है। फिर आता है इसका स्कीइंग। स्कीइंग क्या होता है कि आपको बर्फ़ पर चलना होता है। इसके लिए आपको एक सीमाबद्ध होना पड़ता है कि आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो, पैर में कुछ लगाकर वो आपको उस पर स्कीइंग करनी होती है। वो कुछ छड़ी होती है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके लिए आपको पूरी सावधानी और अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ये आप भूमि संबंधित थे। इसके बाद आता है जलीय साहसिक क्रियाकलाप। जल में आप कौन कौन से कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपका गोताखोरी, जो कुछ वैज्ञानिक भी समुद्र में नई नई चीज़ें ढूंढने के लिए जाते हैं। कुछ लोग अपने एडवेंचर के लिए जाते हैं, कुछ लोग वैसे ही अपना घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे जगह जगह अब तो कराए जाते हैं, अलग अलग शाखाएं जुड़ गई हैं कि यहाँ पर आप नीचे जाके देख सकते हो, नीचे क्या है, मछलियाँ वगैरह आप देख सकते हो। फिर आता है आपका नौकायन। कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश में तो नौकायन की प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं। फिर आता है राफ्टिंग, काइकिंग और स्कूबा गोताखोरी। मैंने आपको पहले बता दिया गोताखोरी नीचे करने के लिए जाते हो। ये सभी आपकी नौकायन से जुड़ी हुई है कि आप नौका में बैठ कर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो और मतलब अपना जल से संबंधित कुछ भी करते हो। आप वहाँ पे अंदर जा समुद्र में कर सकते हो, नदी में कर सकते हो या फिर बड़ी झीलों में जा सकते हो आप। फिर लास्ट में आता है आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप। आप आकाश में कौन कौन सी साहसिक क्रियाकलाप कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है पैरास्लेडिंग। फिर आता है पैरा जंप, जो आप पैराशूट से जंप लगाते हैं, सामान्य आपने सैनिकों को करते हुए देखा होगा। फिर आता है हॉट एयर बलून भी आपने देखा होगा। तो बहुत बड़े बड़े बलून्स होते हैं और नीचे एक बकेट लगी होती है जो उनमें गैस भरी जाती है और वो आपको उड़ाकर लेकर जाते हैं कहीं भी एक निश्चित जगह को आपको आसमान से दिखाते हैं, बकेट लगी होती है। फिर आते हैं आपके स्लिदरिंग, जो आपने देखा होगा, एक सैनिक हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे छोड़ दी जाती है और फिर उस रस्सी के थ्रू तुरंत नीचे उस रस्सी को पैर बिल्कुल सीधे अपने बॉडी को रखा होता है और उसे पकड़कर नीचे कूद जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप हैं जो आप अपने एडवेंचर के लिए भी कर सकते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी हैं जो सैनिक भी प्रयोग कर सकते हैं। एनसीसी के थ्रू आपको मौका दिया जाता है कि आप सभी क्रियाकलाप करें। इसमें से कुछ जो बाधाएं हैं या फिर जो ये साहसिक क्रियाकलाप हैं ये आपको कैंप में भी कराई जाती हैं, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, भागना, जिससे बच्चों का प्रतिदिन का मनोरंजन होता है। तो एनसीसी में आपको ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दें। आपके पास कोई भी पुस्तक होगी आप उसमें से पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।